हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे नाभिक। और नाभिक में क्या पढ़ने वाले हैं? रेडियो एक्टिव का नियम। अब देखो, रेडियो एक्टिव नियम एक बेसिकली प्रूवमेंट टाइप की है। कैसे? रेडियो एक्टिव में क्या करते थे? रेडियो एक्टिव में हम करते थे किसी नाभिक को, मान लिया कोई नाभिक हमने लिया, उसकी हमने रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन कराने के बाद क्या रिजल्ट निकल के आया वो हम देखने वाले हैं रेडियो एक्टिव नियम में। जैसे देखो, किसी रिएक्शन में अगर हम नाभिक लेंगे तो किस टाइम में नाभिक लेंगे? जब हमने रिएक्शन उसकी नहीं कराई थी, यानी रिएक्शन से पहले हमने कोई नाभिक लिया। तो रिएक्शन से जब हमने पहले कोई नाभिक लिया तो इसको हम नाम देते हैं एन नॉट। एन नॉट यानी जीरो टाइम में जिसका बिल्कुल क्षय नहीं हुआ है, मतलब जिसका बिल्कुल क्षय नहीं हुआ, मतलब इसमें कोई हानि नहीं हुई है, जैसा था वैसा नाभिक है। वो हमने नाभिक लिया और कितने टाइम में लिया? जब t इक्वल्स क्या था? 0। इसे हम कह सकते हैं नाभिक की प्रारंभिक स्थिति। नाभिक की प्रारंभिक स्थिति। जब हमने इसे 0 टाइम पर लिया था, यानी हाल लिया था रिएक्शन कराने के लिए, तब इस वैल्यू कितनी थी? एन नॉट थी नाभिक की। अब t समय बाद, t इक्वल्स मान लिया t पर, किसी t समय पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? n हो जाएगी। ये कब वैल्यू है? n कब वैल्यू है? नाभिक की t इक्वल्स t पर स्थिति, यानी रिएक्शन के t समय बाद ये कितना बचा, कितना विखंडित हो गया। अब भाई कोई एटम होता है, एटम को पूरा नष्ट होने या आधा नष्ट होने में कुछ तो टाइम भाई लगता है। इसी तरह नाभिक का, भाई एटम का भाग ही तो नाभिक है। नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये पूरा जो डायग्राम है ये पूरा क्या कहलाता है? एटम। अब ऐसे ही जैसे जैसे एटम कम होगा वैसे वैसे नाभिक के में भी कमी होगी। तो देखो, n इक्वल्स, यानी n जब 0 था, मतलब कोई कमी नहीं थी, तो t इक्वल्स 0 टाइम पर जब t इक्वल्स t हुआ तो नाभिक की स्थिति चेंज हो गई, यानी उसमें कमी हो गई। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे? जब नाभिक n हुआ, n डायरेक्टली प्रोपोर्शन किसके हो गया? dn बाई dt, यानी t समय बाद इसमें चेंज आया। इसको हमने इस इक्वेशन से लिखा। अब इस इक्वेशन में हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन है। अब देखो ये कैसा है? अगर t की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, यानी टाइम की वैल्यू बढ़ेगी। टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्शन उतनी ज़्यादा होगी। अब रिएक्शन ज़्यादा होगी तो क्या होगा भाई? n की वैल्यू तो कम होगी ना, n की वैल्यू कम होगी, यानी नाभिक की वैल्यू कम होगी। तो देखो, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन के साइन को अगर हटाएंगे तो dn बाई dt क्या हो जाएगा हमारा? इक्वल्स टू माइनस ऑफ n को हम क्या ले लेंगे? माइनस, यानी जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी तो ये n की वैल्यू कम होगी। तो माइनस ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शन की जगह लैम्डा n। ये अब इसको यहाँ नीचे भेज दूँ, dn बाई n इक्वल्स लैम्डा बाहर कर लो dt। ये समाकलन का साइन लगा दो दोनों साइड, ठीक है। ये अब इधर एक लिमिट लगानी है। क्या लिमिट लगानी है? t इक्वल्स 0 पर, t इक्वल्स 0 पर n क्या था भाई हमारा? n इक्वल्स 0 था। t इक्वल्स 0 पर, या लिख सकते हो t इक्वल्स 0 पर n नॉट था। n नॉट था, t इक्वल्स 0 पर n नॉट था। जब t इक्वल्स t हुआ, यानी टाइम t हो गया t की जगह,
तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, n हो गई। ये लिमिट लगाई हमने। अब समाकलन को सॉल्व करना तो आता ही होगा। 1/n क्या होता है, log n हो जाएगा। और log n की वैल्यू हम इधर से क्या रख सकते हैं, इसमें लिमिट लगी है तो लिमिट की जगह क्या रख सकते हैं, n0/n, n0/n इक्वल्स में लैम्डा माइनस, और इधर क्या आ जाएगा, t की जगह लिमिट रख देंगे 0 से t। अब लिमिट भाई कैसे हम लिखते हैं, लॉग लिमिट यहां पर रखेंगे n की जगह। अब n की जगह लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी ऊपर की लिमिट n माइनस नीचे की लिमिट n0 बराबर, वैसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log n माइनस log n0। ठीक है, ये बराबर में क्या हो जाएगा, अपर लिमिट क्या है माइनस लैम्डा, अपर लिमिट क्या है t, और माइनस में 0 तो 0 हो जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा आपकी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें log का इक्वेशन याद करनी पड़ेगी। क्या, log m माइनस log n क्या होता है, log m/n, ये होता है हमारा। इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, तो log m की जगह क्या है, m की जगह तो भाई n हमारा, और n की जगह क्या है, n0 इक्वल्स में माइनस लैम्डा t, ये हो जाएगा। अब log को अगर हम वहाँ भेजेंगे तो n/n0 बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा t, ये हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए जो कि t समय बाद हुई थी, यानी t समय बाद क्या वैल्यू निकल के आई थी वो हमें चाहिए, यानी n की वैल्यू चाहिए। तो n तो हमारा ये दिया है, n बराबर क्या हो जाएगा, n0 वहाँ पहुँचा, n0 e की पावर माइनस ऑफ लैम्डा t, ये हमारा इक्वेशन आ गई। n क्या है, n0 क्या है, n0 है प्रारंभिक नाभिक की स्थिति। जब प्रारंभ में नाभिक था उसकी वैल्यू क्या थी, मतलब प्रारंभ में नाभिक की वैल्यू क्या थी, और n क्या है, अंतिम में नाभिक की वैल्यू की स्थिति। अंत में कितना नाभिक बचा खत्म होकर, उसकी स्थिति। और लैम्डा क्या है, लैम्डा है क्षय कांस्टेंट, यानी क्षय नियतांक, क्षय नियतांक हमारा लैम्डा है। और t इक्वल्स क्या है, t इक्वल्स भाई टाइम होगा, क्योंकि किसी रिएक्शन को पूरा होने में कितना टाइम मैटर कर रहा है, कितना टाइम है वो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होता है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन हो गई। वैसे इससे सवाल बहुत ही कम या कह सकते हो नहीं पूछे जाते हैं, पर एक चीज़ है इम्पोर्टेंट, क्या, इसका ग्राफ। अब ग्राफ देखो क्या बनेगा। ग्राफ के लिए हमें क्या पता है, हमें n और t में ग्राफ चाहिए, यानी n हमारा ये हो गया और t ये हो गया। अब ये मान लिया इधर पे हमारा n0 था, n0, अब ये n0 है। n0 में हमने अभी क्या समझा था कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है n0 की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही। कैसे, देखो, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे n0 की वैल्यू कम हो रही है, n0 की वैल्यू कम हो रही है। अब कितनी कम हो गई वो हमें कैसे पता चलेगा, यानी बचा हुआ नाभिक, बचा हुआ नाभिक क्या था हमारा, देखो प्रारंभिक नाभिक क्या था हमारा n0,
एन नॉट तो प्रारंभिक नाभिक है। अब बचा नाभिक क्या होगा, एन नॉट माइनस एन, ये हमारा बचा हुआ नाभिक आ जाएगा। मतलब जो प्रारंभ में वैल्यू थी और जो बाद में वैल्यू निकल के आई, जो प्रारंभिक में थी जो बाद में उसको माइनस कर दो, वो वैल्यू निकल के आ जाएगी बचे हुए नाभिक। तो यहाँ पे गया, ये मान लिया n हो गया वैल्यू n, ये n नॉट है, n तक इसकी रिएक्शन चली तो n। अब इसके बचा हुआ कितना नाभिक बचा है, अभी कितना रिएक्शन के लिए बचा है, तो बचे हुए नाभिक को यहाँ तक लिख दूँ n माइनस एन नॉट, जी सिंपल, ये आपका ग्राफ हो जाएगा। अब एक चीज़ और, क्या भाई ये फार्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इंपॉर्टेंट फार्मूला बताओ क्या, और ये ग्राफ नोट कर लेना। जैसे देखो इंपॉर्टेंट फार्मूला में हमारा टाइम पीरियड, हाफ टाइम पीरियड का फार्मूला है। जैसे अर्धायु काल, किसी नाभिक को आधा विखंडित होने में कितना समय लगता है, यानी आधा खत्म होने में कितना टाइम लगता है, उसका फार्मूला वो देखो। और फिर होता है एक औसत काल एंड माध्य काल, उसी को कहते हैं औसत काल या माध्य काल, वो देखेंगे। पहले लिखेंगे अर्ध आयु काल, अर्धायु काल यानी टी हाफ का फार्मूला। टी हाफ क्या होता है, टी हाफ होता हमारा, टी हाफ क्या होता हमारा, log 2 बाई लैम्डा, और लैम्डा क्या था हमारा 6 नियतांक, लैम्डा हमारा 6 नियतांक था। और log 2 की वैल्यू क्या होती है, t इक्वल्स हाफ ऑफ 0.693 बाई लैम्डा, ये टाइम पीरियड होता है, यानी अर्ध आयु काल, ये टाइम पीरियड निकल के आता। अगर भाई हमें लैम्डा की वैल्यू चाहिए हो तो लैम्डा की वैल्यू आप ऐसे लिख सकते हो, लैम्डा इक्वल्स टी हाफ log 2, ये आप लैम्डा यानी 6 नियतांक की वैल्यू आप इस तरह निकाल सकते हो। आपको हाफ ऑफ टाइम पीरियड की वैल्यू दी जाएगी, यानी बोलेगा टाइम पीरियड हमारा इतना है, जब कोई नाभिक आधा इतने टाइम में बचा, टी हाफ की वैल्यू आपको कुछ दे दी गएगा सेकेंड में, और उससे पूछेगा 6 नियतांक की वैल्यू फाइंड करो, तो आप ऐसे फाइंड कर लोगे। अब अगर एक चीज और, इनमें रिलेशन आ जाए n कॉमा एन नॉट, ये तो आपको पता ही होगा एन नॉट कॉमा एन क्या होता है, इसमें कुछ रिलेशन आ जाए तो कैसे निकालोगे। मतलब कोई फार्मूला इसका आ जाए तो इसका देखो फार्मूला क्या होता है, ये सारे फार्मूले करवा रहा हूँ क्योंकि ये प्रूवमेंट नहीं पूछे जाती हैं आपके क्वेश्चन, सॉरी बोर्ड में ये फार्मूले सवाल आ सकते हैं। n इक्वल्स एन नॉट 1/2 की पावर n, ये n क्या था हमारा अंतिम नाभिक संख्या, अंतिम नाभिकों की संख्या, प्रारंभिक नाभिकों की संख्या, अंतिम में नाभिकों की संख्या और प्रारंभिक में नाभिकों की संख्या। n क्या है, n इज कॉल्ड टी टोटल, यानी टी कुल अपॉन टी हाफ, यानी जो n है हमारा n टोटल, n इक्वल्स टी टोटल, टोटल टाइम अपॉन हाफ टाइम, यानी हम n को लिख सकते हैं n नॉट 1/2 की पावर टी टोटल, सॉरी टी टोटल अपॉन टी हाफ, टी हाफ। ये हमारा n का एक और फार्मूला आ जाता है जिसमें टी टोटल क्या होता है, टी कुल समय, कुल समय ये हो गया, और अर्ध
आयु, सॉरी अर्ध आयुकाल नहीं, हाँ इसको कह सकते हो अर्ध आयुकाल। हाफ टाइम पीरियड, ठीक है, ये हो गया। अब एन की वैल्यू हम इसमें हम ऐसे नहीं निकाल सकते, डायरेक्ट हम इस तरह कर सकते फार्मूले में। अगर बात करें कि आयुकाल क्या होता है, आयुकाल, ठीक है, आयुकाल की बात करें या इसे ही कहते हैं माध्यकाल। और ये देखो फार्मूले ये जनरली बोर्ड में नहीं पूछे जाते, पर ये करवाना जरूरी होता है क्योंकि ये आगे आपको आने वाले कंपटीशन वगैरह में ये काम आते हैं फार्मूले। जैसे इसे कहते हैं आयुकाल या माध्यकाल, माध्यकाल, आयुकाल या माध्यकाल। बेसिकली जो आयुकाल या माध्यकाल है इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ। अब टाउ जो होता है, टी इक्वल्स क्या होता है, टी हाफ इक्वल्स होता है 1/टाउ, टी हाफ इक्वल्स होता है 1/टाउ। यानी टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, टाउ इक्वल्स हो जाएगा 1 टी हाफ, ये हो जाएगी। और टी हाफ हमारा क्या था, टी हाफ क्या था हमारा, अभी मैंने लिखा था 0.693 बाई लैम्डा, ये होता हमारा। यानी हम क्या लिख सकते हैं, टाउ बराबर क्या हो सकता है हमारा 0.693 बाई लैम्डा। अब इसमें जो है लैम्डा पूछेगा आपसे, यानी 6 कांस्टेंट पूछेगा, कितना 6 हुआ वो पूछेगा। और टाउ क्या है हमारा, माध्यकाल, या ऐसे कह सकते हो औसत काल, सॉरी आयुकाल नहीं, औसत काल, औसत काल। एवरेज टाइम, औसत काल, ठीक है, ये आपका टाउ हो गया। ये इस तरह के फार्मूले होते हैं। देखो इनमें फार्मूलों में प्रूवमेंट करवाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये बोर्ड में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने सिर्फ फार्मूले करवाए। अब एक चीज और बात कर लेते हैं, जो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, विखंडन के बारे में हम पढ़ चुके थे। मैंने बताया कि एक बड़े एटम से छोटे एटम में कन्वर्ट होना विखंडन कहलाता है, यानी टूटना, विखंडन का मतलब टूटना ही होता है। अब छोटे एटम से किसी बड़े एटम में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है, संलयन। क्या लिख लेंगे, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन बेसिकली क्या होता है कि किन्हीं दो छोटे छोटे नाभिकों को, ये नाभिक है, छोटे कैसे नाभिक है, छोटे छोटे नाभिक है, तो इन नाभिकों को किसी एक बड़े नाभिक में चेंज करना, ये हमारा कहलाता है नाभिकीय संलयन। ये बेसिकली ज़्यादा पूछा नहीं जाता, इसलिए मैं सिर्फ ऐसे ओरली समझा रहा हूँ, ठीक है। अब नाभिकीय संलयन में भाई आप कैसे कहोगे कि छोटे छोटे नाभिक बोल दिया आपसे, तो छोटे नाभिक कौन सा होता है, छोटे नाभिक तो भाई हमने एक ही नाभिक सुना है, वो सबसे छोटा होता है हाइड्रोजन, जिसको हाइड्रोजन क्या कह सकते हैं, 1H2 के हमने 2 एटम्स ले लिए, जिससे हम कहते हैं ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम। अब ये जो ड्यूटेरियम है इसकी रिएक्शन जैसे ही हम कराएंगे तो क्या होगा, तो हमारा 1H3 बन जाएगा, 1H3 बन जाएगा, जिसका नाम है ट्राइटेनियम, ट्राइटेनियम बन जाएगा। प्लस में 1H1 भी बन जाएगा, यानी एक हाइड्रोजन का एटम भी रिलीज हो जाएगा, और प्लस एनर्जी रिलीज हो जाएगी।
और ये एनर्जी कितनी होगी 4.0 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लूज होगी ये। अब इसमें एक और एग्जांपल लिख लो सिंपल, ठीक है। अगर एक ट्राइटेनियम हम ले लें और एक हम ड्यूटेरियम ले लें, 1s2 ले लें, तो हमारा क्या बन जाएगा भाई। तो देखो इधर नीचे 2 दिख रहे हैं, 2 हो गया नीचे, और ऊपर हमें 5 दिख रहा है, तो यहाँ 4 ले लेते हैं, तो 2He4 बन जाएगा। 2He4 यानी हीलियम का एक अणु बन जाएगा। और प्लस में क्या बन जाएगा, ऊपर देखो 1 बच रहा है, तो 0N1 यानी एक न्यूट्रॉन भी निकल गया और प्लस एनर्जी निकल जाएगी। तो इस तरह से होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, जनरली नाभिकीय संलयन में ये होता है कि एक दो छोटे छोटे एटम्स या 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे एटम्स को अगर हम कंबाइन कर दें तो एक बड़ा एटम बन जाता है। देखो जैसे बड़े एटम्स बन रहे हैं, इन्हीं एटम्स को क्रिएशन को क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन, ठीक है। ये नाभिकीय संलयन होता है। और ये हमारा चैप्टर लगभग पूरा हो चुका है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।